इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो मानो असलियत के बिल्कुल किनारे पर हैं, जहां जमीन खत्म होकर अथाह पानी बन जाती है और इतिहास कहानियों में घुल जाता है। धनुषकोडी एक ऐसी ही जगह है। इसे अक्सर भारत की आखिरी जमीन कहा जाता है। पंबन द्वीप के दक्षिणी सिरे से श्रीलंका की तरफ इशारा करती रेत की एक पतली सी उंगली यहां दुनिया जैसी हम जानते हैं मानो खत्म हो जाती है, एक साथ खत्म होने और अनंत होने का गहरा एहसास दिलाती है। यह सिर्फ एक भौगोलिक अंत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अंत है। यह एक ऐसी जगह है जिसने देवताओं के भव्य नाटक और प्रकृति की कच्ची बेकाबू ताकत को देखा है। एक ऐसी कहानी छोड़ गई है जो आज भी इंसानी कल्पना को मोह लेती है और आत्माओं को अपने वीरान हवादार किनारों की ओर खींचती है। जमीन का यह टुकड़ा सिर्फ एक भूतिया शहर या टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह एक जीती जागती याद है जो यह बताती है कि क्या था और क्या हो सकता था। धनुषकोडी नाम का मतलब ही धनुष का सिरा है, जो सीधे रामायण महाकाव्य से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने पौराणिक धनुष से इस जगह को चिह्नित किया था, जिससे यह जमीन हमेशा के लिए पवित्र हो गई। धनुषकोडी की भौगोलिक यूनिकनेस इसकी पहचान और इसकी पवित्रता का केंद्र है। यह पंबन द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित है, जमीन की एक पतली पट्टी जो समुद्र की विशालता के सामने मुश्किल से टिकी हुई लगती है। इस जगह को वास्तव में असाधारण क्या बनाता है, वह यह है कि यह एक संगम है, पानी के दो अलग अलग निकायों का मिलन बिंदु। एक तरफ महानदी बंगाल की खाड़ी है, जो अपनी उबड़ खाबड़, आक्रामक लहरों और अशांत प्रकृति के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ रत्नाकर हिंद महासागर है, जो आश्चर्यजनक रूप से शांत, कोमल और सेरीन लगता है। ये ड्युअलिटी सिर्फ एक भौगोलिक जिज्ञासा नहीं है, ये हिंदू विचारों में एक शक्तिशाली मेटाफोर है जो अस्तित्व के दो पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, अशांत और शांत, सक्रिय और निष्क्रिय। समुद्रों का यह नाटकीय मिलन, जिसे संगम के नाम से जाना जाता है, भारतीय परंपराओं में अत्यधिक शुभ माना जाता है। तीर्थयात्री इस प्राकृतिक चमत्कार को देखने के लिए यहाँ आते हैं, यह मानते हुए कि इस संगम में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक गुण प्राप्त होते हैं। दृश्य कंट्रास्ट स्ट्राइकिंग है। आप समुद्र तट पर खड़े होकर दोनों महासागरों के अलग अलग टेम्परामेंट्स को शाब्दिक रूप से देख सकते हैं। धनुषकोडी की आत्मा रामायण से इनएक्स्ट्रिकेबल रूप से जुड़ी हुई है, जो भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहीं पर भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार खड़े हुए थे और अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से बचाने के लिए समुद्र पार करके लंका जाने की तैयारी कर रहे थे। वानरों या बंदर पुरुषों की अपनी सेना को पानी के विशाल विस्तार में ले जाने की चुनौती का सामना करते हुए राम ने एक समाधान मांगा। यहीं पर उन्होंने समुद्र देवता वरुण की पूजा की मार्ग मांगा। जब समुद्र देवता नहीं माने तो राम ने अपने राइचस एंगर में पूरे महासागर को सुखाने के लिए अपने सेलेस्टियल वेपन का उपयोग करने की तैयारी की। डिवाइन राथ का एक क्षण जो वास्तव में धर्म की शक्ति का प्रतीक है। यह इसी महत्वपूर्ण जंक्चर पर था कि वानर भाइयों नल और नील ने अपनी असाधारण प्रतिभा का खुलासा किया। उन्हें पत्थरों को पानी पर तैराने की क्षमता का आशीर्वाद मिला था और इसलिए उनके सुपरविजन में वानरों की महान सेना ने एक पुल बनाने का मॉन्यूमेंटल टास्क शुरू किया। वे चट्टाने और बोल्डर लाए और अपने होठों पर जय श्री राम के मंत्र के साथ उन्होंने उन्हें पानी पर बिछाया एक कॉजवे बनाया, जो भारत के किनारों को लंका से जोड़ेगा। इस पुल को राम सेतु या आदम का पुल के नाम से जाना जाता है, जिसे भक्ति और इंजीनियरिंग के एक चमत्कारी कारनामे के रूप में वर्णित किया गया है। विश्वास, दृढ़ संकल्प और एक राइचस पर्पस के साथ अलाइन की गई एक कलेक्टिव विल की शक्ति का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन। त्रासदी से पहले जिसने इसकी नियति को फिर से आकार दिया, धनुषकोडी आज की तरह शांत वीरान जगह नहीं थी। यह एक जीवंत थ्राइविंग शहर था, व्यापार, यात्रा और संस्कृति का एक हलचल भरा केंद्र। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बना दिया, जो भारत को उस समय सीलोन से जोड़ता था। यह शहर जीवन का एक माइक्रोकॉज्म था, व्यापार की आवाजों, यात्रियों की बातचीत और रोजमर्रा के जीवन की लय से भरा था। इसमें एक रेलवे स्टेशन, एक पोस्ट ऑफिस, एक कस्टम्स ऑफिस, मंदिर, एक चर्च और ऐसे घर थे जिनमें मछुआरों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों का लाइवली कम्युनिटी रहता था। यहाँ का जीवन समुद्र से गहरा जुड़ा हुआ था, जो आजीविका का स्रोत और बाहरी दुनिया का प्रवेश द्वार दोनों था। यह शहर फेरी सर्विस का एक प्राथमिक बिंदु था। भारत में मंडपम और सीलोन में तलाईमन्नार के बीच प्रसिद्ध बोट मेल एक्सप्रेस ट्रेन मद्रास से सीधे धनुषकोडी घाट तक जाती थी।
जहां यात्री उतरकर पाल्क स्ट्रेट को पार करने के लिए स्टीमर में सवार होते थे। यह मार्ग पर्यटकों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के बीच लोकप्रिय था। यह शहर संस्कृतियों और भाषाओं का एक मेल्टिंग पॉट था, एक ऐसी जगह जहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग मिलते थे, समुद्र की पृष्ठभूमि में कहानियों और सपनों को साझा करते थे। स्थानीय समुदाय मुख्य रूप से मछुआरे परिवारों से बना था, जिनका जीवन ज्वार और मौसमों द्वारा शासित था। उनके दिन भोर से पहले शुरू होते थे, जब वे अपनी लकड़ी की नावों में समुद्र में जाल डालने निकलते थे। शहर के बाजार दिन की ताजा पकड़ से भरे होते थे। हवा में नमक और सूखने वाली मछली की गंध होती थी। यह जीवन से भरा एक शहर था, एक ऐसी जगह जिसका अतीत था और उज्जवल भविष्य था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह जीवंत अस्तित्व, मानव गतिविधि का यह इकोसिस्टम पूर्ण ऑब्लिटरेशन के कगार पर था, एक फेटफुल रात का इंतजार कर रहा था जो यादों में बह जाए। 22 दिसंबर 1964 की रात भारत की यादों में एक अकल्पनीय हॉरर की रात के रूप में एच्ड है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की हवा की गति और 20 फीट से ज्यादा ऊंची टाइडल वेव्स के साथ एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म पंबन द्वीप के तट से टकराया। धनुषकोडी अपनी संकरी रेत की पट्टी पर एक्सपोज्ड और वल्नरेबल पड़ा था, जिसने प्रकृति के कैटास्ट्रॉफिक फ्यूरी का पूरा झटका झेला। तूफान रात के अंधेरे में आया, सोते हुए शहर को पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ा। बचने का कोई समय नहीं था, भागने के लिए कोई ऊंची जगह नहीं थी। समुद्र, जिसने पीढ़ियों से शहर को पाला था, उठ खड़ा हुआ और घंटों के भीतर उसे पूरा निगल गया। त्रासदी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन नंबर 653 का भाग्य था। जैसे ही वह धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की ओर अपनी आखिरी पहुंच बना रही थी, अपने गंतव्य से कुछ 100 मीटर दूर एक विशाल टाइडल वेव ने उसे निगल लिया। पूरी ट्रेन, साथ ही उसमें सवार सभी 115 लोग, 110 यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी बंगाल की खाड़ी के चर्निंग पानी में बह गए। कोई भी जीवित नहीं बचा। पटरियां जमीन से उखड़ गईं और ट्रेन के मैंगल्ड रिमेन्स चक्रवात की इमेंस और मर्सिलेस पावर का एक हॉन्टिंग प्रतीक बन गए। एक यात्रा की कहानी जो कभी अपने अंत तक नहीं पहुंची। 23 दिसंबर की सुबह तक तूफान गुजर चुका था, जिससे पूर्ण विनाश का एक दृश्य सामने आया। धनुषकोडी का कभी हलचल भरा शहर चला गया था। जो कुछ बचा था वह कंकाल खंडहर थे। चर्च की टूटी हुई दीवारें, पानी की टंकी, पोस्ट ऑफिस और कुछ अन्य संरचनाएं जो आंशिक रूप से ऑनस्लॉट से बची थीं। चक्रवात के बाद के दशकों में धनुषकोडी रहस्य और मिथक में डूबी हुई जमीन बन गई है, जहां खंडहरों की खामोशी अतीत की फुसफुसाहटों को बढ़ाती हुई लगती है। चर्च, पोस्ट ऑफिस और पानी की टंकी के कंकाल जैसे अवशेष आकाश के खिलाफ अकेले प्रहरी की तरह खड़े हैं। हर पत्थर एक कहानी समेटे हुए है। आगंतुक अक्सर एक पैल्पेबल ईरीनेस महसूस करने की बात कहते हैं, अनदेखी आंखों से देखे जाने का एहसास। स्थानीय किंवदंतियां रात में अजीब आवाजें सुनने की बात करती हैं। एक नदार्द चर्च की घंटी की आवाज, प्रेत ट्रेन की सीटी या तूफान में मारे गए लोगों की हल्की चीखें। ये कहानियां शहर को एक ऐतिहासिक स्थल से एक हॉन्टेड लैंडस्केप में बदल देती हैं। सबसे बड़ा रहस्य निश्चित रूप से राम सेतु बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति पर बहस, क्या यह रामायण में वर्णित एक मानव निर्मित संरचना है या एक प्राकृतिक टोम्बोलो फॉर्मेशन, गहन चर्चा का विषय है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आस्था इन डूबे हुए शोल्स पर टकराते और मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययन इसे चूना पत्थर की एक प्राकृतिक श्रृंखला बताते हैं, जबकि अन्य चट्टानों के प्लेसमेंट में मानवीय हस्तक्षेप के सबूत का सुझाव देते हैं। बिलीवर्स के लिए कोई भी वैज्ञानिक वैलिडेशन सेकेंडरी है। पुल का अस्तित्व आस्था का मामला है, एक पवित्र सत्य। रहस्य केवल इसके आकर्षण को बढ़ाता है, इसे एक ऐसा स्थल बनाता है जहां वैज्ञानिक जांच और आध्यात्मिक विश्वास के बीच की सीमाएं लगातार निगोशिएटेड होती हैं। एक आकर्षक स्थानीय फिनोमिनन जो मिट को बढ़ावा देता है, वह तैरते पत्थरों का अस्तित्व है। ये पमिस पत्थर हैं, जो हवा से भरे ज्वालामुखी चट्टानें हैं, जो उन्हें पानी पर तैरने के लिए पर्याप्त हल्का बनाती हैं। गोस्ट टाउन घोषित होने के बावजूद धनुषकोडी में लगातार विजिटर्स आते रहते हैं। हर कोई भारत के लैंड्स एंड तक की यात्रा करने का अपना कारण लेकर आता है। कई लोगों के लिए यह एक पवित्र पिलग्रिमेज है, दक्षिण में 4 धाम यात्रा का एक कल्मिनेशन। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स में से एक है और रामेश्वरम की पिलग्रिमेज को अग्नितीर्थम में एक रिचुअल बाथ और धनुषकोडी की यात्रा के बिना अधूरा माना जाता है। इन भक्तों के लिए इस भूमि पर पैर रखना भगवान राम के नक्शेकदम पर चलना है, एक एपिक की वाइब्रेशंस को महसूस करना है जो उनकी आस्था का आधार है।
शुद्ध आध्यात्मिक पहलू से परे धनुषकोडी एक अलग तरह के सीकर को आकर्षित करता है, एडवेंचरर और एक्सप्लोरर। लैंडस्केप की कच्ची अनटेम्ड ब्यूटी एक अनोखी अपील प्रदान करती है। यात्रा अपने आप में, खासकर रगेड जीप्स में रेत के फ्लैट्स के पार का आखिरी स्ट्रेच, एक एडवेंचर है। यह ऐसी जगह की यात्रा है जो दूरस्थ कमर्शियलिज्म से अछूती और सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में संरक्षित महसूस होती है। फोटोग्राफर, लेखक और कलाकार समुद्र और आकाश की ड्रामेटिक बैकड्रॉप के खिलाफ खंडहरों की हॉन्टिंग ब्यूटी की ओर आकर्षित होते हैं। वे मानवीय महत्वाकांक्षा के अवशेषों और प्रकृति की ओवरवेलमिंग पावर के बीच स्टार्क कॉन्ट्रास्ट को कैप्चर करने आते हैं। इस जगह पर लोगों को खींचने वाली एक गहरी जिज्ञासा भी है। 1964 के चक्रवात की कहानी एक शक्तिशाली और दुखद नैरेटिव है जो मानवीय मन को आकर्षित करती है। लोग खंडहरों को खुद देखने आते हैं, यह कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि तूफान से पहले जीवन कैसा था और उन लोगों को मौन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो खो गए थे। अंत में कई लोग धनुषकोडी सिर्फ इसकी अनपैरेलल्ड नेचुरल ब्यूटी और यह जो शांति प्रदान करता है उसके लिए आते हैं। ऐसी दुनिया में जो तेजी से शोरगुल वाली और भीड़भाड़ वाली होती जा रही है, धनुषकोडी का विशाल खालीपन शांत इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक जगह प्रदान करता है। दो महासागरों के संगम पर सूर्योदय या सूर्यास्त देखना केवल हवा और लहरों की आवाज के साथ एक गहरा मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है। यह आधुनिक जीवन की केओस से डिस्कनेक्ट करने और कुछ और फंडामेंटल प्रकृति, इतिहास और स्वयं से रिकनेक्ट करने का स्थान है। धनुषकोडी अपनी हॉन्टिंग साइलेंस में हमें गहरे सबक सिखाता है। यह सिर्फ दो समुद्रों का ही नहीं, बल्कि इतिहास और मिथक, निर्माण और विनाश, आस्था और तर्क का भी एक शक्तिशाली कॉन्फ्लुएंस है। इसकी कहानी प्रकृति की अद्भुत और बेकाबू शक्ति पर एक विनम्र सबक है। एक ही रात में एक चक्रवात ने दिखाया कि मानवीय प्रयास, चाहे वे कितने भी स्थापित क्यों ना हो, अंततः नाजुक होते हैं और ग्रह की शक्तियों के अधीन होते हैं। शहर के खंडहर एक स्टार्क रिमाइंडर हैं कि हम इस धरती पर केवल मेहमान हैं और प्रकृति बिना किसी चेतावनी के अपने क्षेत्र को वापस पा सकती है। यह हमें सम्मान और विनम्रता सिखाता है, हमें अपने पर्यावरण के साथ और अधिक सामंजस्य बिठाकर रहने का आग्रह करता है, न कि उसके विरोध में। यह भूमि हमें मानव संस्कृति को आकार देने में आस्था और पौराणिक कथाओं की एंड्यूरिंग पावर के बारे में भी सिखाती है। हजारों सालों से राम और उनके पुल की कहानी ने रेत की इस पट्टी को पवित्र किया है, एक भौगोलिक स्थान को एक पवित्र लैंडस्केप में बदल दिया है। यहां तक कि शहर के भौतिक रूप से नष्ट होने के बाद भी इसकी आध्यात्मिक पहचान न केवल जीवित रही बल्कि और मजबूत हुई। धनुषकोडी हमें दिखाता है कि किसी जगह को वास्तव में जीवंत क्या बनाता है। वह केवल उसकी इमारतें और उसके लोग नहीं हैं, बल्कि वे कहानियां हैं जो वह समेटे हुए है। ये मिथक अर्थ, कंफर्ट और कंटिन्यूटी की भावना प्रदान करते हैं जो भौतिक विनाश से परे है, पीढ़ियों को डिवाइन की एक साझा नैरेटिव के माध्यम से जोड़ते हैं। इसके अलावा धनुषकोडी स्मृति की रेजिलियंस का एक टेस्टामेंट है। हालांकि इसे गोस्ट टाउन घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसे भूला नहीं गया है। यह जीवित बचे लोगों की कहानियों में, तीर्थयात्रियों की आस्था में, पर्यटकों की जिज्ञासा में और कलाकारों द्वारा खींची गई तस्वीरों में जीवित है। खंडहर स्मृति के लिए एक फिजिकल एंकर के रूप में कार्य करते हैं, शहर और उसकी दुखद कहानी को ऑब्लिवियन में फेडिंग से रोकते हैं। यह हमें सिखाता है कि इतिहास केवल वह नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे हम किसी जगह पर महसूस कर सकते हैं, एक उपस्थिति जो हवा में व्याप्त है और क्रम्बलिंग वॉल्स के माध्यम से फुसफुसाती है, याद रखने और सम्मानित करने की मांग करती है। आखिरकार धनुषकोडी चिंतन का स्थान है। यह हमें अपने अस्तित्व के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें देखे हुए और अनदेखे, टेंजिबल और इनटेंजिबल के बीच के इंटरप्ले पर विचार करने के लिए कहता है। यह हमारी अपनी वल्नरेबिलिटी, अर्थ की हमारी खोज और कहानियों के लिए हमारी गहरी जरूरत को दर्शाता एक दर्पण है जो हमें अपने से बड़े किसी चीज से जोड़ती है। भारत के अंत में खड़े होकर, जहां जमीन समुद्र को रास्ता देती है और इतिहास मिथक में घुल जाता है, हम सीखते हैं कि कुछ जगहों को जीता या पूरी तरह से समझा नहीं जाना चाहिए, बल्कि केवल अनुभव किया जाना चाहिए, जिससे उनके गहरे सबक हमें दो महान महासागरों की लहरों की तरह धो सकें।